आज हम जो बात करेंगे, आपको 5 फेज में ये सुपरविजन था। थोड़ा सा देखिए सिलेबस का नरेटिव अगर आप समझ के चलेंगे तो उसके साथ जो इसका जो तिकड़म है वो भी आप थोड़ा सा अपना लेंगे। तिकड़म इन द सेंस कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि आपका परीक्षा भले ही सिलेबस में भिन्न भिन्न बटा हो, फर्स्ट पेपर को छोड़ देते हैं, तो सभी में एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग इन्वॉल्व है। सुपरविजन इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। समझ रहे? जैसे अगर कहा जाए पर्यवेक्षण और प्रशासन में क्या अंतर है, तो पर्यवेक्षण एक नैरो आइडिया है और एडमिनिस्ट्रेशन एक वाइड एस्पेक्ट की चीज हो जाती है। जैसे हमने शुरू में आपको मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिफरेंस बताया होगा, सुपरविजन इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, है ना। लेकिन बहुत सारे सुपरविजन, जैसे स्कूल का सुपरविजन हो, यूनिवर्सिटी का सुपरविजन हो, रोड का सुपरविजन हो, पानी का सुपरविजन हो, बिजली का सुपरविजन हो, कानून व्यवस्था का सुपरविजन हो, अपराध बढ़ा है घटा है उसका सुपरविजन हो, ये सारे सुपरविजन जोड़ दें तो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। यानी एक सुपरविजन कई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बिहेव करता है, यानी एक एडमिनिस्ट्रेशन में कई सुपरविजन निवास करते हैं। जैसे हमारी शरीर के भीतर कई अंग काम करते हैं, लेकिन हर अंग दूसरे अंग के बगैर अधूरा है। तो यहां पर चूंकि शिक्षण का सुपरविजन का मामला है, तो स्कूल में भी जाएंगे तो एक ही चीज नहीं है, पानी का सुपरविजन है, बिजली का सुपरविजन है, वहां बच्चों के बैठने का हर तरीके का सुपरविजन वहां पर भी है, जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को बनाता है। इसीलिए आपका एक टॉपिक आप देखेंगे तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है में, जो जहां पर लीडरशिप और सुपरविजन के फिर पर्टिकुलर चर्चा होती है। बट चूंकि हम लोग इतना गंभीरता से यहाँ चर्चा कर चुके होते हैं कि वहां उतने ज्यादा व्यापक तरीके से जब भी बात होगी तो आप पकड़ लेंगे उसको। और जब भी हम इसमें बात करते हैं तो हम बिहेवियर की बात करते हैं, है ना। जैसे प्रधानाचार्य का बिहेवियर, शिक्षक का बिहेवियर, या स्कूल में किसी मेंबर का बिहेवियर। बिहेवियर एक हमारे कार्य कौशल का एक पार्ट होता है। कई लोगों को यही नहीं पता कि हमारे पास जो अथॉरिटी है, जो राइट है ना, उसको संचालित करने में हमारा बिहेवियर कितना योगदान करता है। तो राइट हो, अथॉरिटी हो, वो बिना बिहेवियर के ठीक से स्थान पकड़ता नहीं है। अगर उस बिहेवियर को पद के साथ जोड़ दिया जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर का काम करने लगता है, और आपके घर के साथ जोड़ दिया जाए तो पर्सनल बिहेवियर का काम करने लगता है। तो बिहेवियर में वो सारे एस्पेक्ट्स उतने ही दम के साथ घर में होते हैं जितने आपके स्कूल या किसी अन्य दफ्तर में होते हैं। तो जब हमने यहाँ पर देखेंगे तो इसमें 5 टॉपिक आपके इसमें लिखा है। मैंने 6 टॉपिक बना दिया हूं, इसका नोट्स में आप 6 टॉपिक पाएंगे। एक जैसे विद्यालय पर्यवेक्षण का अर्थ है प्रकृति, बहुत छोटा सा विषय है कि मीनिंग क्या अर्थ, लेकिन आपको मीनिंग और अर्थ बताने में हमको 21 पेज लग गए। अगर सारी बात को इकट्ठा करने में 21 पेज खर्च हो गए जो नोट्स में छपे हुए हैं। जब तक आप किसी भी चीज के मीनिंग और उसके नेचर को नहीं समझेंगे, तब तक किसी भी चीज में हाथ डालने पर थोड़ा सा कसैलापन मुंह में स्वाद दे देगा, क्योंकि वो पूरा उसका जो कैरेक्टर है वो बिना उभारे उसके कार्य को ही नहीं समझ पाएंगे। आगे कहता है पर्यवेक्षण योजना के कार्य। अगर आप पर्यवेक्षण के अर्थ को और उसके प्रकृति को समझे ही नहीं, तो आप उसके योजना क्या बनता है, कार्य कैसे करेगा, कैसे समझ लेंगे। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को जब तक उसके नेचर से वाकिफ नहीं, जैसे हम रसिया के नेचर से वाकिफ हैं तो यूक्रेन से कितना भी लड़े लेकिन भारत का फिर भी नैसर्गिक मित्र रहेगा। और मुझे अमेरिका के नेचर से भी मैं वाकिफ हूं कि 16 में अमेरिका कैसा था, जब चाइना ने हमें आक्रमण किया तब कैसा था, जब हमें गेहूं की जरूरत थी तब कैसा था, कैसे वो पाकिस्तान के पक्ष में कभी था, कभी वो हमको काट के रखता था। हमें मालूम है कि वो कितना भी कुछ कर ले, वो हमारा स्ट्रेटेजिक फ्रेंड तो हो सकता है, बट नेचुरल फ्रेंड तो रसिया ही रहेगा। ये नेचर है, आप समझे ना। कितना भी जो बाइडेन यहाँ आए जाएं, मोदी जी से गले मिले, बट इतना हम लोग जानते हैं कि वो स्ट्रेटेजिक फ्रेंड है।
अगर हमें कोई स्ट्रेटजी पे काम करना है तो उससे अगर बाजे से क्वाड एक हमारी स्ट्रेटजी थी जो ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और हम मिलकर के दक्षिण चीन सागर में उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे चीन को, ये हमारी स्ट्रेटजी है। यही कारण है कि रशिया जानता है कि भारत और हम कौन हैं, इसलिए किसी से भी हम दोस्ती करते हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चीन से जिनपिंग मिलता है और चीन से हमारी दुश्मनी होती है। चीन जो है पुतिन से जाके मिलता है लेकिन चीन से हमारी दुश्मनी है, कितना भी मिल ले फिर भी हमारा वो नैसर्गिक मित्र है। ये नेचर की बात है। रशिया की क्या मीनिंग है? रशिया की मीनिंग का मतलब होता है कि मास्को दिल्ली के साथ हमेशा रहेगा, यही परिभाषा है। लेकिन अमेरिका की क्या परिभाषा? अमेरिका अवसर आने पे साथ छोड़ सकता है, यही परिभाषा है उसकी। ठीक है, अब उसके नेचर में जैसे बराक ओबामा आएंगे, कहें एनएससी में भारत को करो, सुरक्षा परिषद में जगह दो, फिर दूसरा आएगा ट्रंप आएगा, चुप रहो। अब उसके बाद अगर हम पर्यवेक्षण योजना के कार्य के बाद, दूसरा टॉपिक है पर्यवेक्षण योजना के कार्य, फिर हमने लिखा एक जो आपका सिलेबस है, प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व पर्यवेक्षण की आवश्यकता। कह रहा प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व, लीडरशिप आप पढ़े हैं, इफेक्टिव लीडरशिप क्या है? बिना बिहेवियर के लीडरशिप हो ही नहीं सकता। बर्नार्ड ने कहा आदेश नीचे से चलते हैं। अगर आप अपने कर्मचारी को समझने में, माना कि समझने का मतलब ये नहीं कि उसके कंधे पे ही हाथ रखे रहिए, लेकिन नेचुरल कट ये है कि अगर उसके आप कार्य के ओरिएंटेशन, उसके भीतर के पर्टिकुलर एस्पेक्ट को रियलाइज नहीं करते हैं तो आप अधिकारी तो हो सकते हैं बट अच्छे बिहेवियर के लिए नहीं जाने जाएंगे। और बिना अच्छे बिहेवियर के कोई भी बड़ा व्यक्ति एक सफल नेतृत्व नहीं कर सकता। किम जोंग भी लीडरशिप चलाता है अपने देश में, लीबिया का गद्दाफी भी था, इराक में वो भी, यहाँ तुर्की में चले जाइए, सीरिया में चले जाइए, क्या वो बिना लीडर के चल रहे हैं क्या देश? फलस्तीन बिना लीडर के चल रहा है क्या? लेकिन वहां के 2-2 साल के बच्चे ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, गोलाबारी झेल रहे हैं। तो लीडरशिप, ये बिहेवियर होता है लीडरशिप का। यूक्रेन में वो जेलेंस्की है, वो ये होता है लीडरशिप। बिहेवियर में चेंज करना चाहिए ना, कि सारा देश ही तोड़वा दोगे। आपने वो कौन सी पिक्चर थी वो फोगाट वाली, गीता फोगाट की दंगल, वो जाके हाथ जोड़ के कहता ना, उसका फादर महावीर जाके कोच में वहां पे बोलता है ना कि बस आप ये समझ लीजिए कि ये इसके बावले बाप की ये गलती है, इनकी कोई गलती नहीं है। वो पहलवानी सिखाता है, बाहर वो कोच को कहता है कि लड़ता भी है उससे, लेकिन जब बोर्ड के सामने जाता है तो हाथ जोड़ करके, क्योंकि उस समय वही बिहेवियर उसको अच्छे की ओर ले जाएगा। कहां नहीं लड़ना है, अब वहां भी लड़ जाए ताव में आके तो फिर बच्चे जो पहलवानी कर कैसे जाएंगे आगे? तो इसमें प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व पर्यवेक्षण की आवश्यकता। अगर आपका लीडरशिप प्रभावी बनाना है, यानी एक प्रिंसिपल अपने स्कूल का लीडर है, बस इतना समझो। अगर आप समझते हैं कि वो लीडर अच्छा रहे तो उसको पर्यवेक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। पर्यवेक्षण के बगैर यह पता करना मुश्किल है कि कार्य की गति, स्थिति, दशा, दिशा और उसमें आउटकम क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है विद्यालय पर्यवेक्षण का संगठन एवं क्रियान्वयन। संगठन शब्द को समझिएगा, आज सबको मिला जुला हम थोड़ी सी चर्चा पहले करेंगे, बाद में लिखाएंगे, और उसके बाद आपको देखेंगे तो फीडबैक की बात करता है। यही टॉपिक है आपके। हमने एक और टॉपिक बना अन्य संदर्भ, जो कहीं और नहीं समझ सकते, मिसलिनियस फाइल जैसे होती है। तो अगर हम संगठन की बात करें और व्यवहार की, और फिर हम पर्यवेक्षण की बात करें। ठीक, स्कूल एक संगठन है। संगठन भौतिक और मानव संसाधनों से मिलकर बनता है। 2 या अधिक व्यक्तियों का समूह संगठन होता है। स्कूल में 2 टीचर हैं या एक प्रिंसिपल एक टीचर, संगठन हो गया। 2 या अधिक,
किसी स्कूल में हमें नहीं लगता कि 2 लोग से ज्यादा तो हर स्कूल में है, तो एक संगठन है और इस संगठन को का एक उद्देश्य है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए चूंकि संगठन सरकारी है तो व्यवहार जो है पर्सनल नहीं हो सकता है। जैसे कोचिंग है, मेरा पर्सनल व्यवहार यहाँ काम नहीं करेगा कि मैंने अपने और क्या बात है बच्चे हुल्लुल्लु आओ आओ इधर, ये नहीं कर सकते। या अपनी पत्नी हेलो हाँ कहाँ हो तुम, जो चाय बनाओ, मतलब मैं कर दिया वैसे इस क्लास में, लेकिन ये कर नहीं सकते, ये समझाने के लिए कर दिया मैंने। अगर आप पर्सनल बिहेवियर और प्रशासनिक बिहेवियर के गैप को नहीं पहचान रहे तो सुपरविजन आप शॉर्टकट ले रहे हैं सुपरविजन में। ठीक है, तो इसका एक उद्देश्य हुआ। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जितना मानव, जितना भौतिक संसाधन चाहिए उसी की जरूरत है। यानी हमें मानव भी चाहिए और भौतिक संपदा भी चाहिए या भौतिक संसाधन चाहिए। मानव कम है, उद्देश्य गड़बड़ा जाएगा, जैसे कल गड़बड़ा गया था। अगर भौतिक संसाधन कम है तब भी उद्देश्य गड़बड़ा जाएगा। लेकिन अगर आप प्रशासनिक रूप से दक्ष हैं तो पर्यवेक्षक हो या नेतृत्व मितव्ययिता से काम कर सकता है, जिसको इकोनॉमी बोलते हैं। कम रिसोर्स, कम मानव संसाधन में कैसे लक्ष्य, रिक्शे वाले का बेटा बना आईएएस, ये क्या है? कम रिसोर्सेस, कम सुविधा में गोल को अचीव करना। जब हम इसको हासिल करते हैं तो इस हासिल करने के लिए हमें 4 आयामों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, एक आयाम होता है निर्णय, दूसरा होता है संचार, तीसरा होता है अभिप्रेरणा और चौथा होता है नेतृत्व। ये चीज हम अपनी जिंदगी में करते हैं तो ये हमारा व्यवहार है। इस व्यवहार के ऊपर अगर हमने प्रशासनिक लिखा तो ये प्रशासनिक व्यवहार हो जाए। एक शिक्षक ये व्यवहार करेगा, लेकिन आप अपने घर में भी यही करते हैं। ठीक, तो स्कूल को क्या चाहिए? एक निर्णय, एक संचार, एक अभिप्रेरणा, एक नेतृत्व। इसको बोलते हैं प्रशासनिक व्यवहार। आपका निर्णय सही है तो उद्देश्य तक पहुंचेंगे, संसाधन और ये चाहे जितना हो। हम हमेशा बच्चों से कहते तुम हमको 1 करोड़ फीस दे दो, यार हम सिलेक्शन नहीं करा सकते। मैं लिख दूं स्टाम्प पेपर में, मेरे पढ़ाने सिलेक्शन नहीं होगा जब तक तुम नहीं पढ़ोगे। अभी आप लोग थोड़ा देर, हमने कहा जल्दी से बोल दूं ये चीज मैंने सोचा जल्दी से बोल दूं, कहीं गड़बड़ा ना जाए मामला हमने देर न करें, नहीं और स्पेस ले सकता था, चांस था, लेकिन हमने कहा आपकी भावभंगी में बदल जाए। हाँ, फिर पढ़ाने से सिलेक्शन का मतलब है कि आप जब तक उसमें इनपुट नहीं डालेंगे वो पूरा नहीं पड़ता है। तो निर्णय आपने लिया, निर्णय पर साइमन का पूरा जोर है, संचार पे मिलेट का पूरा जोर है, प्रेरणा पर मैस्लो जाएंगे, मैग्रेगर जाएंगे, अल्डेरफर जाएंगे, ये फेडरिक वगैरह जो ये जिसने हाइजेनिक थ्योरी वगैरह दिया, हर्जबर्ग वगैरह, वो सब आएंगे। और लीडरशिप पे जाएंगे तो फीडलर या तमाम जो लोग आएंगे, ये लीडरशिप की काम किया। क्यों काम किया? देखिए, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्यवेक्षण हुआ। जैसे आपका स्कूल का पर्यवेक्षण हुआ। स्कूल का पर्यवेक्षण क्या हुआ कि पूरे स्कूल में 65 स्टूडेंट हैं। ठीक, स्कूल का पर्यवेक्षण हुआ कि यहां पर 15 शिक्षक हैं। ठीक, फिर पर्यवेक्षण हुआ कि पिछले पर्यवेक्षण रिपोर्ट में तो यहां 115 स्टूडेंट थे, जबकि शिक्षक 12 ही थे। 12 शिक्षक कितने, अब 15 कितने, ऐसा क्यों हुआ? तो इसका हमने एक डायग्नोस्टिक, एक निदानात्मक पक्ष आपको जिक्र किया होगा, और फिर एक करेक्टिव एस्पेक्ट की बात कहा होगा, सुधारात्मक। अगर आप ये कहते हैं कि 2 स्कूल और खुल गए इसलिए संख्या घट गई,
तो करेक्टिव यह है कि जनसंख्या भी बढ़ी तो कुछ तो मैनेज करो। आप इतनी अच्छी पढ़ाई कर दो, भले ही घर में स्कूल हो, लोग ना पढ़ने जाए वहां। करेक्टिव एस्पेक्ट में तो जब हम किसी भी संगठन में होते हैं तो हमारा जो व्यवहार का लेवल होता है वो संगठन के उद्देश्य से संलिप्त पाया जाता है। और जब ये निर्णय की बात करते हैं तो हमारे पास सीमित हर चीज है, जिसमें रिसोर्स और टाइम दोनों सीमित है। उसी में निर्णय लिया। कम्युनिकेट करने का भी टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड होता है। जैसे अभी 6 बजे की क्लास है, अगर मान लिया किसी से कम्युनिकेशन करना तो बहुत कम मौका हो कि मान लो 5:45 बजे बात करना है, 5 मिनट पहले बात करना है, तो गुंजाइश कम है। लेकिन उसी में आपको अपनी स्किल को मर्ज भी करना है। मिलेट कहता है कि संचार रक्त धारा है। शरीर में जैसे हर कोने में खून पहुंचता है तो शरीर चलायमान होता है, उसी प्रकार से अगर हर संगठन के हर कोने में संचार होगा तो संगठन चलायमान होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि किसी कोने में नहीं पहुंचा? ये पर्यवेक्षण से पता करो, ये सुपरविजन से पता कीजिए ना। ठीक है। और अगर आपने मान लिया संचार और निर्णय पहुंचा दिया लेकिन वहां वर्किंग कल्चर ही नहीं है, निर्णय भी आ रहे हैं, भर भर के निर्णय आ रहे हैं, भर भर के संचार आ रहे हैं, लेकिन वहां पर मोटिवेशनल एस्पेक्ट की चीज नहीं। किस वजह से काम करें? या तो आपको डर नहीं है, भय नहीं है, तनाव नहीं है, टेंशन नहीं है, लक्ष्य के प्रति उदासीनता है, वगैरह वगैरह। एक वजह यह हो सकती है, एक वजह यह हो सकती है कुछ भी कर लो यार, कुछ होता तो है नहीं। जो भी वजह हो, अभी प्रेरणा का अगर माहौल नहीं है तो ये दोनों अधूरे रह जाएंगे। किस मन से बोलेंगे, किस मन से, किस ताव से, किस बातचीत से। और अगर ये चीज इसके साथ पूरी नहीं हुई तो नेतृत्व तो खतरे में रहेगा। हमने जो यहां पर आपका दूसरा विषय है पर्यवेक्षण योजना के कार्य को, ये पर्यवेक्षण योजना का कार्य जो है अर्थ और प्रकृति के बाद की एक शुरुआत है। बाकी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं है उसमें। नेतृत्व का जो मटेरियल है वो बहुत ही लिमिटेड है। लिमिटेड जो प्रभावी नेतृत्व है, पर्यवेक्षण की आवश्यकता। कभी लोग कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, कभी ठहर करके स्वयं को झांक लेना, स्वयं का सुपरविजन कर लेना और फिर अगला कदम बढ़ा देना। थोड़ी कम शक्ति और कम शक्ति संतुलन में लक्ष्य की प्राप्ति आसान हो जाती है। हम ठहरते हैं नहीं, स्वयं को झांकते हैं नहीं, स्वयं की प्रतिभा को आंकते नहीं, स्वयं के बल को निरीक्षण नहीं करते, पर्यवेक्षण नहीं करते, बस भागम भाग में लगे। एक दिन आप कुछ मत करिए, कुछ कीजिए ही मत, और आप देखिए कि कुछ नहीं करने से दुनिया कहां गई, और एक दिन जी भर के सब कुछ कीजिए, देखिए दुनिया कहां गई। दोनों परिस्थितियों में आप देखेंगे दुनिया वही है। क्योंकि जो बदलाव है वो रिसाव है, बदलाव प्रवाह नहीं है। बदलाव तो रिसाव है। पृथ्वी रोज बदल रही है, हमको दिखा, हमारा चेहरा रोज बदल रहा है, दिखता है क्या? कहें 10 साल पहले इनका फोटो देखो, क्या गबरू जवान थे, बुढ़ा गए ये। तो ये फोटो बताया 10 साल का, कल वाले बताओ ना, कल का बताओ, बताओ कल का। अरे बदलाव रिसाव है भैया, प्रवाह नहीं है। रोज उसी स्कूल में जाते हैं, आपको कुछ दिखता है? क्या दिखता है बताइए? प्लास्टर टूटा देखा आपने? हाँ, आपका अट्रैक्शन है स्कूल में? मतलब आप आकर्षण घटक में थोड़ी, आप तो अचीवर फैक्टर में है कि सैलरी बड़ी वो मतलब कहने का कि जो अचीवर फैक्टर्स हैं उन सभी पर भी तो ध्यान होगा कि रोज हम स्कूल की बिल्डिंग देखते रहेंगे। रिजल्ट आए, लड़का हमारे यहां से फर्स्ट आए, स्टेट में फर्स्ट आए, हमें प्रशंसा मिले, पुरस्कार मिले, अगले दिन और टाई सूट लगा के पहुंचेंगे, वही बिल्डिंग दूसरी नजर से देखेंगे। अरे जब नजारे वही है तो नजर कैसे बदल सकती है? सुपरविजन का जो नजरिया है वो आपके लीडरशिप से गुजरता है, लीडरशिप इस पर है। लोग प्रशासन में जाएंगे तो संगठन में तीसरा नियम आता है, संगठन में व्यवहार, प्रशासनिक व्यवहार जिसको बोलते हैं, जिसमें ये चारों चीजें शामिल हैं, जिसको हमने गाहे बगाहे बताया होगा। तो जब भी हम पर्यवेक्षण के कार्य योजना में जाएंगे तो ध्यान रखिएगा हमको निर्णय से गुजरना पड़ेगा। हम जाएं कि ना जाएं सुपरविजन करने, हम क्लास में जाएं कि ना जाएं, रोज निर्णय लेते हैं।
और रोजाना संचार करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं? कम्युनिकेशन। 80% से ज्यादा हर संगठन केवल कम्युनिकेशन करता है, चाहे चिट्ठी से करे, पत्री से करे, बातचीत से करे, इंटरनेट से करे, सोशल मीडिया से करे, मोबाइल से करे, कुछ भी करे, सब इसी में लगे रहते हैं। सारे काम ही संचार से हो रहे हैं। और संचार में क्या है, क्लॉट बना दीजिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, और अभिप्रेरणा ना हो तो एक दुकानदार के यहां जाना, आप जब जाते हो ना, उससे दुकानदार देखना, सब्जी वाले को, सब्जी किसी सब्जी वाले से, टमाटर का भाव, टमाटर 40 रुपए किलो। दुकानदार को देखना, दिन भर 3 बजे जाता है निरंजनपुर मंडी, उसके बाद लौट के आता, शाम को 8 बजे तक उसी ताव से टमाटर बेचता रहता है। अरे बाबूजी बहुत अच्छा टमाटर, देसी टमाटर है ये, 40 रुपया किलो। अरे उसमें मत फंसिए, छोटा मत देखिए, देसी हमेशा छोटा ही होता है। मोटिवेट कर दिया कि नहीं आपको? बेच दिया ना। डिसीजन कैसा है उसका, कम्युनिकेशन कैसा है उसका, मोटिवेशन कैसा है उसका। अरे जिसके पास ये तीनों है वो लीडर है अपने ठेले का। और हम जाएं ऐसे, टमाटर का भाव ले लो ले लो जो जितना लेना है। अरे भाव क्या, हर साल वही रहता है, महीने 30, 40, 50 यही तो चलता है टमाटर, ले लो। अरे भाव तो बताओगे, अरे भरो तो सही, आप लेंगे? फिर अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति में क्या करते हैं? भाई देवियों सज्जनों, ऐसे से क्या करते हैं वो? टीवी जाना मत, वो कहते नहीं है जाना मत, रोक के रखे रहते हैं ना, तभी तो आप देखते हो उनका कार्यक्रम। ये कपिल शर्मा वर्मा किस वजह से, क्या है उनमें? डिसीजन लिया, कुछ भी बोल रहा है संचार अच्छे से कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, आप हंस रहे हैं, तो आप टीवी छोड़ कैसे जाएंगे? सक्सेस ही से। अगर हमारे बिहेवियर में नेतृत्व का नकारात्मक, जिसको आप पर्यवेक्षक भी बोलिए, और सकारात्मक। नकारात्मक जैसे बच्चा जब किताब माता पिता को देख के पढ़ता है, और एक बच्चा स्वयं से पढ़ता है। एक टीचर बिना किसी के कहे सुने अपनी क्लास ले रहा है, और बच्चों को जरूरत पड़ने पर छुट्टी में भी गणित बता रहा है, फिजिक्स बता रहा है। एक टीचर है कि बार बार जा रहा है उसको। तो आप बात समझें या ना समझें, कहीं ना कहीं उनके लीडरशिप में ये व्यवधान दिखेंगे। आप बन के तो देखिए, अवसर मिला हुआ है आपको, आप समझ रहे होंगे इस बात को। आपको एक अवसर मिला है, आप लौट चलें। आप कहते हैं ना, अरे वो दिन आ जाता, आए तो दिन, आया तो है दिन। हाँ, आपने कल्पना किया था कि 15-12 साल पढ़ाने के बाद एक मास्टर मिलेगा, फिर हमको पढ़ाएगा? ये अचीवर फैक्टर है बच्चा, ये आपका ये अचीवर फैक्टर है। ये कोई नौकरी का गेम नहीं है, ये कोई सैलरी का गेम नहीं है। फ्रेडरिक अगर हाइजेनबर्ग की थ्योरी में बात करें तो आप हाइजीनिक फैक्टर में नहीं है, आप उकता गए, 10-5 कम ज्यादा उकता गए इतने साल में। इस पद ने आप में एक रोमांच भर दिया। आप रेफ्रेशर ट्रेनिंग में हैं, आप समझिए बात को। तो हम तो यही तो पढ़ाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, रेफ्रेशर ट्रेनिंग में। यार ट्रेनिंग चल रही है आपकी। आप अपने दिनचर्या में जो एक प्रकार से सैचुरेशन आया था ना, उसमें यह वैकेंसी एक उमंग भर दिया। आप रेफ्रेशर, पुनश्चर्या प्रशिक्षण, आप बोला ना, फिर से बनते हैं विद्यार्थी, पुनश्चर्या, फिर से वही किताब खरीद रहे हैं, नोट्स पूछ रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं। ये क्या समझ रहे हैं? आपका बच्चा अगर पूछ ले कि मम्मी कहां जा रही हो, और आप बोल दीजिए कि मैं बेटा जरा क्लास में जा रही हूँ, वो आश्चर्यचकित होकर 3-4 दिन अफसोस में, मेरी माँ को हो क्या है, ये मेरी माँ को क्या हो गया है। हाँ, हम तो स्कूल जाते हैं, समझ में आता, मम्मी भी हाँ अब तक इस जाती थी पढ़ाने, अब पढ़ने जा रही है, पता नहीं माँ को क्या हो गया है।
तो एक हेडिंग बनाइए, एक हेडिंग बनाइए, है ना, पर्यवेक्षण योजना का कार्य, फंक्शन ऑफ द सुपरविजन प्लान। सबसे पहले एक छोटी सी हेडिंग इसमें बनेगा, ये मूल हेडिंग है, ये मूल हेडिंग में एक छोटी सी हेडिंग बनेगी, एक पर्यवेक्षक के मुख्य कार्य, मेन ड्यूटीज ऑफ सुपरवाइजर। एक पर्यवेक्षक का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, देखिए पर्यवेक्षक के जहां पर जाएंगे, जितने भी तरीके की बातचीत करेंगे, आप अपने तरीके से स्वयं एक पर्यवेक्षक की परिभाषा गढ़ सकते हैं। अगर अब जैसे मैंने बोला कि रशिया के प्रकृति से हम परिचित हैं, तो रशिया दुनिया भर इस पृथ्वी को 10-20 बार रशिया तोड़ सकता है, लेकिन भारत के मानचित्र को बचा के ही तोड़ेगा। इतना भरोसा रशिया पर भारत कर सकता है। दिल्ली और मॉस्को का संबंध तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कहीं और इसका ठीक से एग्जाम्पल मिलेगा। भारत पिछलग्गू देश नहीं है, भारत बराबरी की बात करके तब ये संबंध को बनाया है, और आज का नहीं है, ये जमाने से है। हमारे यहाँ का सोशलिज्म, समाजवाद उसी रसिया की प्रेरणा से है, जो नेहरू लेके आए थे। सफलता कितनी बड़ी मुद्दा अलग है, क्योंकि सफलता मानव संसाधन और भौतिक संसाधन पर निर्भर करता है। हमारी सोच अच्छी हो सकती है, लेकिन संसाधन की कमी से हम विफल हो सकते हैं, लेकिन हमारी सोच के लिए आप हमको दोषी नहीं ठहरा सकते। लेकिन एक वसूल है कि भाई काम नहीं हुआ है तो आप असफल हैं, असफल नहीं है, हम सफल नहीं है। चंद्रयान 2 गया था, चंद्रयान 2 असफल नहीं हुआ था, सफल नहीं हुआ था, और चंद्रयान 3 भेज के सफल कर लिया आपने। तो आप कंपनसेट तो करेंगे ना। अगर हम असफल होते तो क्या इतना बड़ा प्रयास फिर करते? मनोबल नहीं गिरा होता। सफल नहीं है, सफल नहीं होना असफल होना नहीं होता है। ये फ्रेडरिक हर्जबर्ग हमको सिखाया कि हम आपसे अनसेटिस्फाई नहीं हैं, हम असंतुष्ट नहीं हैं आपसे। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं संतुष्ट हूं, बस असंतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि संतुष्टि का पैरामीटर अलग है। कोई घर में रिश्तेदार आया, आप उसको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इतना भी गैर पसंद कहीं नहीं करते कि वो घर में आपके यहाँ बैठ के मिठाई जलेबी चाय भी न पिए। बस कोई कहे कि यार आप उनको पसंद नहीं करते, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उनको पसंद नहीं करता ये शब्द सही नहीं है। अगर पसंद नहीं करता तो मेरे घर में क्यों बैठे हो? पसंदगी का भी कई पैरामीटर्स हैं। इसको किसने बताया? साइमन ने बताया। आप जाएंगे एक स्कूल में, आप एक ही सुपरविजन पर, एक ही कमरे में 5 लोग 8 लोग आप जाएंगे, 5 तरीके 8 तरीके का रिपोर्ट बनाएंगे। ये आपकी पसंदगी पर निर्भर है। आप कई चीजों से अनसेटिस्फाई नहीं है। बहुत सारे कोचिंग के डायरेक्टर्स जो हम जैसे पढ़ाने जाते हैं, तो कोचिंग के हालात पे कभी गाड़ी नहीं आई, क्लास के लिए ले जाने के लिए लेट हो गई, या ड्राइवर कोई दिक्कत में रहा, या सो गया रात में, कहीं गया था किसी को लाने होने, 7 बजे क्लास है, नहीं उठा, हम पैदल चल दिए, थोड़ी दूर है मान लो कोचिंग। तो वो लोग कहते हैं अरे सर कैसे हैं आप, कितने बढ़िया हैं आप, कोई डिस्टर्ब नहीं करते, किसी को परेशान नहीं। तो हम उनको बताते हैं यार हम कोचिंग खुद चलाते हैं। लेकिन बहुत सारे टीचर आते हैं जो सिर्फ टीचिंग करते हैं, उनके नखरे रहते हैं। उनके नखरे क्या रहेंगे कि साहब ये जो है गाड़ी नहीं आई, ये नहीं आई, हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं रहती। तो ये अपना अपना नजरिए का गेम है कि आप कहाँ अनसेटिस्फाई हो रहे हैं, कौन कहां पर अनसेटिस्फाई नहीं है, जबकि काम वही है। तो एक पर्यवेक्षक के मुख्य कार्य में एक लाइन क्या लिखेंगे? पहले भी आप लिखें, यहां पर्यवेक्षण लिखाते थे, यहां हम पर्यवेक्षक लिखा रहे हैं, यहां हम सुपरवाइजर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुपरविजन का नहीं। लिखिएगा एक पर्यवेक्षक के मुख्य कार्य, एक लाइन लिखिए, पर्यवेक्षक वह व्यक्ति होता है। देखिए लाइट चली गई ना, समझ रहे ना बात को? हाँ, पर्यवेक्षक वह व्यक्ति होता है जो कर्मचारियों के दैनिक गतिविधियों की देखरेख करता है। जो कर्मचारियों की दैनिक गतिविधियों की देखरेख करता है।
मार्गदर्शन करने में मदद करता है, सहायता करता है लिख सकते हैं। सामान्य तौर पर निम्नलिखित कर्तव्य का निर्वहन करता है। 5-6 ठो हम थोड़ा शॉर्ट में ऐसे हेडिंग बता दे रहे हैं, है ना। आम सामान्य तौर पर निम्नलिखित कर्तव्य का निर्वहन करता है। अरे मैं अंग्रेजी में तो बोला नहीं। अ सुपरवाइजर इज अ पर्सन हु अ सुपरवाइजर is a person who oversees the daily activities of employees and helps guide them. A supervisor usually perform the following duties. पहला, कार्यों की योजना बनाना एवं व्यवस्थित करना, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टास्क, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टास्क। इसको बंद किया है क्या आपने? एसी बंद है क्या? काहे बंद किए हैं? अच्छा चलो, इस समय तो बंद ही रहेगा, लाइट नहीं है। आगे लिखिए। ठीक है, कार्यों की योजना बनाना एवं व्यवस्थित करना। देखिए, थोड़ा सा मैं पोस्ट कार्ब में जाऊंगा। पोस्ट कार्ब जो है POSDCORB, ये लूथर गुलिक का है। लूथर गुलिक एक चिंतक है, उसने पोस्ट कार्ब की थ्योरी दी है। ठीक है, पोस्ट में पहले बोला, देखिए चाहे नेता हो, प्रबंधक हो, प्रशासक हो, पर्यवेक्षक हो, है ना, इन परिस्थितियों से सभी को गुजरना पड़ता है पोस्ट कार्ब से। अब पोस्ट कार्ब को एक प्रकार से उसने मैनेजरियल अप्रोच में जोड़ा, इसको प्रबंधकीय दृष्टिकोण आप कह सकते हैं। प्रबंधकीय दृष्टिकोण यानी एक मैनेजरियल अप्रोच है ये। ठीक है, और मैनेजरियल अप्रोच को आप सचिवालय में क्या करते हैं? आप मैनेज ही कर रहे हैं। हम लोग कई चीजें क्या करते हैं? मैनेज ही करते हैं। और सारे मैनेजमेंट को क्लब कर दिया जाए तो क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे पानी क्या किया हमने? मैनेज किया। हॉस्पिटल क्या किया? मैनेज किया, है ना। बिजली सब कुछ मैनेज ही किया, रोडों, और सारा जोड़ दिया तो उसी पे प्रशासन करता है। जिलाधिकारी क्या है? जिलाधिकारी प्रशासक है, लेकिन पानी का विभाग वाला मैनेजर है, हॉस्पिटल चलाने वाला मैनेजर, मतलब सब मैनेज करते हैं, तब जाके ये जिला चलता है। बिना पानी के जिला चला के दिखाइए। एक जिला बनाने में, एक जिला बनाने में 800 करोड़ रुपया और 40 विभाग की तत्काल जरूरत पड़ती है। इसलिए लोग कहते हैं जिला बना दो। जिला कहां से बना देगा? जिला गरीब प्रदेश अटकाए नहीं रहते हैं, उनका क्या जा रहा है जिला बनाने में? 40 विभाग तुरंत चाहिए। और 40 विभाग, आप जैसे घर बनाते बिना बाथरूम का घर बनाइए, बिना नल का घर बनाइए, घर तो पूरा है। जरूरी एसेसरीज तो चाहिए ना उसमें, तब जाके घर कहलाएगा। ठीक है, यहां पर प्रबंधकीय में P फॉर लिख लीजिए, प्लानिंग, योजना बनाना। पर्यवेक्षक हो या मैंने बोला ना प्रशासक हो, प्रबंधक हो, सब क्या करते हैं? एक योजना बनाएंगे, योजना बनाना। O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, संगठित करना। हमने अभी आपको बताया था कि वह दैनिक क्रियाओं को क्या देखरेख करता है और मार्गदर्शन करने का काम भी करता है ना। संगठित करना, जैसे एक प्रिंसिपल है, अगर एक पर्यवेक्षक की भूमिका में देखें तो क्या करता है? सबको संगठित करके चलता है कि नहीं? प्लानिंग है, संगठन है, सब कुछ है कि नहीं? आगे आगे लिखिएगा, इसी में इसको बढ़ा दीजिए। एस फॉर स्टाफिंग, कार्मिक, ठीक है ना, कार्मिक। डी फॉर डायरेक्शन, निर्देश। सीओ, यहां पे सी बड़ा है, ओ छोटा है, इसको कोऑर्डिनेशन बोलेंगे, समन्वय। ठीक है, और आर फॉर रिपोर्टिंग, बी फॉर बजटिंग।
ठीक है। अब आपको मैं बताऊं, एक पर्यवेक्षक जो होता है ना, परियोजना योजना दोनों का निर्माण करता है, प्रोजेक्ट का भी करता है, प्लान का भी करता है। और जब आप कोई प्लान सोचते हैं ना, जैसे आपने सोचा कि एक कार खरीदते हैं, आप मुझे बताइए कि कार खरीदने की जो सोच है वो क्या है आपका? प्लानिंग। लेकिन प्लानिंग केवल पी से पूरा हो जाएगा? नहीं। पी जब तक आप ऑर्गेनाइजिंग नहीं होंगे, आपके फैमिली के लोग भी कुछ चाहते हैं कि कार लें, आप अकेले जाएंगे शोरूम में कार खरीदने झगड़ा करके? और लास्ट में बजटिंग नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, बजट उसके साथ रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अगर बजट उसके साथ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो आपकी प्लानिंग नहीं काम करेगी। टीएचडीसी परियोजना है, प्रोजेक्ट है एक, और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये तो पता ही नहीं था कि इसमें सीमेंट लगते लगते कितने साल लगेंगे और कितने रुपए बोरी हो जाएगी। तो इस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, जो पैसा लगेगा हम रिलीज करते रहेंगे। जिस योजना में हमें खर्च का आइडिया नहीं है, आप जैसे कोई बंबई जा रहा है और खर्च का आइडिया नहीं है, तो घर वाले यही कहते हैं कि अभी ऐसा करो बेटा, 10-5 हजार रुपया जो है रखे रहो, कोई दिक्कत हो पैसे की तो फोन कर देना, हम अकाउंट में डलवा देंगे यहीं से, है ना, पैसे का दिक्कत मत महसूस करना। वैसे कम पड़ सकता है, नहीं पड़े तो कोई बात नहीं, पड़ जाए तो बता देना, क्योंकि जिसने 10 हजार दिया उसको आइडिया नहीं वहां 12 खर्च होंगे कि 15 खर्च होंगे। लेकिन आपको सब्जी के लिए भेजा जाए कि 500 रुपया देकर, कोई आदमी ये नसीहत देता है कि बबलू ये झोला लो, सब्जी 500 रुपया लेके जाओ 6 नंबर पुलिया पे, बेटा पैसा कम पड़े आलू लेने में तो फोन कर देना, हम यहाँ से अकाउंट में डाल देंगे? कभी किसी ने बोला? उसका आइडिया है आलू का रुपया किलो, टमाटर का भाव, मिर्च धनिया मुफ्त में मिलती है, सब उसको पता है। तो कहेगा 300 रुपया में ले लेना, और सुन 200 रुपया का जरा वो कुछ और सामान बता देंगे, ये लेके आना, ठीक है ना, जाओ। ये नहीं नसीहत देगा कि पैसा घटेगा तो बताना, क्योंकि उसमें योजना बिल्कुल क्लियर है कि कौन कितने का, और रिफ्लेक्ट करेगा बजट वही रिफ्लेक्ट। अगर उन्होंने कहा 20 रुपए किलो आलू मिलेगी, तो हो सकता है 18, 19, 20, 22 में कुछ अंतर हो, पर रिफ्लेक्ट वही करेगा। ऐसा नहीं कि आप 20 रुपए किलो आलू बोला, आप 100 रुपए किलो लेके आए। ये कॉमनवेल्थ का घोटाला ऐसे ही हुआ था। कॉमनवेल्थ का जो घोटाला हुआ था उसमें झाड़ू भी 10 हजार की थी। अब झाड़ू एक तरफ लिखिए, 10 हजार उसके बराबर में लिखे, रिफ्लेक्ट हो रहा है? मग्गा 5 हजार का नहाने का, आपने लिखा प्लास्टिक का मग्गा, आगे लिख दें 5 हजार, रिफ्लेक्ट हुआ? अरे मग्गा लिख के 100 रुपया लिखो तो समझ में आता है संतुलन। तो घोटाला कैसे पकड़ेगा ऑडिट में? सबको बड़ी जल्दी थी, आइटम देखे नहीं, पैसा लिखो। ऑडिट होगा तो पता नहीं चलेगा। अनुमान समिति क्या करती है? एस्टीमेट कमेटी, वो बाजार का भाव नहीं लेती क्या? एस्टीमेट कमेटी 30 सांसदों की कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक स्टेट एस्टीमेट कमेटी और पब्लिक अकाउंट एंटरप्राइजेस कमेटी, जो भेल गेल इन सब का सुपरविजन करती है, एक प्रकार से ऑडिट करती है। बाकी पब्लिक अकाउंट सारे घोटाले तो सीएजी आर्टिकल 151 में जब राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता तब खुलती है, तो ऑडिट में खुलेगा ना। आप कुछ भी लिख दीजिए, आप लिख दीजिए कि हमने 75 रुपए का पेन लिया, हमने कहा पेन दिखाओ, आपने कहा ये, हमने कहा नहीं यार ये 75 की तो नहीं आती। आपको अगर कुछ लगवाना है तो आप ऑनलाइन सर्च नहीं करते हैं कि यार ये ऑनलाइन में क्या बता रहा है, आप रिफ्लेक्शन देखते हैं ना उसका, कि ये 15 हजार का बता रहा है, उसमें देखा कि 14 हजार का है, 14.5 का, आपको रिफ्लेक्ट हो जाए, चलो इतना तो आने जाने का भी ले लेगा, ठीक है लगवा लेते, ठीक है ना। मैं ये कैमरा है, ये कैमरा, ये जो क्रॉस मॉल रोड पे गया, उसने कहा ये कैमरा 1,07,000 का है, ये जो लगा हुआ है, ठीक है। हमने कहा यार 1,07,000, बोला सर बाइजू वाले ये वाले सब यही लोग लगाते हैं, अच्छा कैमरा है। तो मेरे जो पैनल देते हैं मिश्रा जी हैं दिल्ली में, ठीक, मैंने उनसे फोन किया, हमने कहा यार ये वाला कैमरा जरा बताओ कितने, बोला 90,000 का है। हमने कहा इसको भेज देना, उन्होंने लड़का सहित भेजा। यहाँ फिजिक्स वाला का स्टूडियो भी वही बनाते हैं, जो है वो मिश्रा जी, उन्हीं का ऑल इंडिया, वो खान जो नहीं पढ़ाते पटना, उन्हीं को यही सब पैनल वैनल वही लगाते हैं। वो बहुत करोड़पति टाइप का आदमी हो गए कोरोना काल से, और उनको अगर अभी हम 5 लाख का सामान मंगा लेना तो आदमी मार्च तक नहीं बोलता है। अब मार्च जब, चाहे नवंबर होगा तो मार्च, अभी कोई सामान मंगा ले मार्च तक नहीं कहेगा, पैसे नहीं मांगता है। हम लोगों को फोन करके कहना पड़ता है कि भाई थोड़ा
कुछ भेज दो, चेक दे देते हैं, ये कर देते हैं। एक कैमरा लगा के चला गया, पैसा ही नहीं मांगा। अमीर आदमी, अभी फोन किया, बोला कहाँ, बोले चाइना में है। मैंने कोरोना वाले देश में हो यार तुम। तो जो सुपरविजन का जो थीम है उसमें आप देखेंगे तो हमेशा बजटिंग रिफ्लेक्ट करना चाहिए। बजट रिफ्लेक्ट, कोई चाइना में है तो बजट रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, अमीर होगा थोड़ा सा। कोई ब्रिटेन में रह रहा है तो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, वहां हमारा 100 रुपया वहां का 1 पाउंड के बराबर है। बजट रिफ्लेक्ट कर, बड़ी गाड़ी से चलने वाले का कमाई रिफ्लेक्ट करती है उसमें। यही तो प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का। नहीं, हमारी कार छोटी रहेगी, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इसी सब में परेशान रहते हैं। तो ये हो गया, ये समझ गए हैं रिपोर्टिंग। इसके चक्कर में आप न पढ़िए, आप तो सीधे साधे शिक्षक हैं, आप तो विद्यार्थियों का हित देखिए, आगे लिखिए। दूसरा है एक सुरक्षित और आरामदायक वातावरण बनाना, क्रिएटिंग ए सेफ एंड कंफर्टेबल वर्क एनवायरमेंट। कंफर्टेबल वर्क एनवायरमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे भी कोई भी हम कंफर्ट जोन में जब तक नहीं होंगे, वो जरूरी उतना कंफर्ट जोन, इसकी तलाश किसने किया? इसकी तलाश ह्यूमन रिलेशन थ्योरी से मिलती है। तो यहां पर वो सुपरवाइजर अच्छा सक्सेस है जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी से प्रेरित है। तो यहां लिख लीजिएगा, लिखिए अकॉर्डिंग टू या मानव संबंध सिद्धांत, डैश करके लिखिएगा एल्टन मेयो, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी डैश करके लिखिए एल्टन मेयो की विचारधारा पर आधारित। मेयो, एल्टन मेयो, ये एल्टन मेयो, इस विचारधारा पर आधारित। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में क्या कहता है, देखिए जब हम आपको, अच्छा बताइए, आप यहां पढ़ने आए है ना, हमने आपको एक कंफर्ट जोन दिया, एसी दिया, पढ़ने वाले जो बाहर पढ़ रहे हैं उनको ऐप दिया, ऑनलाइन सुविधा दिया, कैमरा लगाया, लाखों का पैनल, ये सब दिया ना, दिया ना। तो हमने कंफर्ट जोन दिया ना, ये क्यों दिया? पढ़ाई कैसे करेंगे? ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, एचआरटी, जो एल्टन मेयो की थ्योरी है 1927 टू 1932 के बीच में, हाथोन प्लांट जो कि शिकागो में है, इसमें 25,000 कर्मचारियों की रिसर्च के बाद आया कि अगर ह्यूमन रिलेशन थ्योरी सुपरवाइजर में नहीं है तो गोल को अचीव नहीं किया जा सका है। और व्हाट इज ए ह्यूमन रिलेशन थ्योरी? उस दौर में आप जरा सोचिए, कोई आदमी आपके कंधे पे हाथ रख करके पुचकार के काम कराने का बंद करेगा? कोई भी राइट, कोई भी अथॉरिटी पर्सन जो होता है उसको तो फूल का कुप्पा रहता है। वो तो कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी अथॉरिटी पा जाए तो उसके तो जमीन पे पैर नहीं रहते हैं। वो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी की क्या बात करेगा? उस जमाने में थे, उस जमाने में तो 60 के टाइम में अमेरिका तो हमारी तरफ देखता नहीं था। नेहरू जी ने गेहूं ही मांगा था, सोचा कि पूर्वी यूरोप में जैसे उस समय बदहाली में अमेरिका ने उनकी मदद कर दिया तो थोड़ा उधर पूर्ति के लिए, क्या पता हमारी तरफ भी थोड़ा उसकी नजरें पड़ जाए। नहीं दिया गेहूं। शास्त्री जी ने कहा इंडिया गेट के नीचे भी गेहूं की खेती करो, ये पार्क वर्क बनाने की क्या जरूरत है, एक दिन उपवास रखो। हम तो वहां से गुजर के आए हैं ना, कि हमारे देश का प्रधानमंत्री भी उपवास रखने की बात करता है। तो हम ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को समझ रहे हैं ना। तो लाल बहादुर शास्त्री इज ए गुड सुपरवाइजर इन इंडिया। चीजों को जो समझे, तो इन्होंने क्या समझा, जब आप, अरे यार हद हो गया, आप 30% ही तो बाकी क्या हो? हाँ, हड्डी पसली वाले आदमी। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में क्या बताया उसने कि मैन इज ए सोशल एनिमल, आदमी एक सामाजिक प्राणी है। जहां जाता है अपने मित्र, यार, दोस्ती, बीमारी, परेशानी, माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते नाते, इनसे कट के नहीं जाता। तो कोई प्रिंसिपल बनेगा तब भी किसी का बाप, तब भी किसी का पति, तब भी किसी की पत्नी, किसी की मां, किसी की बहन, किसी की भाभी, रहेगी नहीं क्या? रहेगी ना। अब उसका प्रिंसिपल है, उसका पति का फोन आ गया, आप मुझे बताइए, उसके पति का फोन आ जाएगा तो आप वो फोन ही नहीं उठाए, कहे कि प्रिंसिपल है।
हाँ? कहे प्रिंसिपल है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी कहां जाएगा? क्या बोला इसमें? एक सुरक्षित आरामदायक कार्य वातावरण। पति से बात करने के लिए तड़पड़ा रही, आप बात नहीं करने दे रहे हैं तो कैसे काम करेगी आगे? भाई मान लो कोई प्रॉब्लम है, भाई फोन 3 बार से आ गया, फोन नहीं उठा पा रही, तो सॉरी सर मैं 2 मिनट किसी मीटिंग में है इसमें, और आप जाके नहीं मैडम आप मीटिंग में डिस्टर्ब, तेरी मीटिंग अरे भाई उसको वो बात नहीं करेगी तो मीटिंग में मन से नहीं रहेगी। यही थ्योरी थी। मैंने सोशल एनिमल, हम यहां पढ़ा रहे हैं और हमारे घर में कोई दिक्कत है, हम यहीं चीखते रहें। अरे यार रखो, आ रहा हूं मैं, 10 मिनट ही सही ना, बिना उसको सॉर्ट आउट किए यहां अच्छे से पढ़ा भी तो नहीं सकते ना। तो सुपरवाइजर को क्या समझाया? प्रोडक्शन 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 प्रोडक्शन, रिलेशन 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 रिलेशन, रिलेशन पे जोर दो। आदमी का मन अच्छा, उत्पादन स्वयं अच्छा। हम हमेशा हमारे होर्डिंग में, यहां अंदर जाना जहां मैं इंटरव्यू लेता हूं, उसकी हमारी स्लोगन है, अच्छे मन से करें अच्छी शुरुआत। बीमार हैं, प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, हाँ होगा आईएएस बनना है, आईएएस बनने आए हैं, हम बनाएंगे आईएएस। किस बात के लिए आईएएस बनाएंगे? अरे यार तुम पहले मन तो ठीक रखो अपना, ठीक है? तो हिल्टन में उन्हें इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, हाथोन प्लांट का रिसर्च 1927 to 32, है ना? शोध था ये हाथोन प्लांट का, 1932 तक था ये, 27 से, ठीक। अगला लिखिए, टीम का नेतृत्व मार्गदर्शन करना, लीडिंग एंड गाइडिंग द टीम, ठीक है? यह लीडरशिप थ्योरी है एक प्रकार से, है ना? लीडिंग, टीम का नेतृत्व मार्गदर्शन करना। आप जब किसी टीम को लीड कर रहे होते हैं, मान लो सुपरवाइजर है तो आप अकेले थोड़ी झोला लेके घूम रहे हैं, 2-1 लोग आपके साथ भी हैं। तो आप जब टीम को लीड कर रहे होते हैं, जैसे किसी भी, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक में जा रहा है तो एक आदमी लीड कर रहा है ना, वो प्रधानमंत्री को क्या बोल के गया था कि हम लोग कल जो है शाम को या जब भी परसों यहाँ पर आपके साथ टेबल पे खाना खा रहे होंगे सब लोग। ये श्योर करके गया था ना कि किसी को कोई नुकसान नहीं होने देंगे, और उसी डायरेक्शन में, उसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में अगर काम करते रहेंगे तो हम सफल भी होंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे गांधी का आंदोलन इसलिए विश्वास से भरा होता था क्योंकि गांधी जी के साथ जो चलता था उसको ये भरोसा होता था कि शाम को इसके साथ रहेंगे तो जिंदा ही लौट के आएंगे। ये गारंटी थी गांधी के साथ। दांडी मार्च में अकेले ही चले थे, लेकिन जो भी उनके साथ साबरमती से निकले थे, लेकिन दांडी तक की यात्रा में लाखों की जो भीड़ थी वो इस गारंटी के साथ थी कि हम वापस आएंगे। लेकिन यही भगत सिंह के साथ हो, चंद्रशेखर आजाद के साथ हो, तो ये गारंटी नहीं थी। तो अगर लीडर इस बात की गारंटी बन जाए कि सुरक्षा तुम्हारी प्रायोरिटी है मेरे लिए, भाइयों बहनों, तो ये जो है ये मिशन चल पड़ेगा। तो टीम का नेतृत्व तभी पैदा होता है जब हमारे फॉलोअर्स हमको, तो टीम का नेतृत्व और मार्गदर्शन करना, ये लिख लीजिएगा चेस्टर बर्नार्ड। यहां पे लिखिए चेस्टर बर्नार्ड का एस्पेक्ट। चेस्टर बर्नार्ड क्या बोला था? चेस्टर बर्नार्ड यहां पे क्या बोला है? 3 बातें लिखिए फटाक से। चेस्टर बर्नार्ड, एक लिखिएगा लीडर, नेता, दूसरा अनुयायी, फॉलोअर, और तीसरा परिस्थिति, सिचुएशन लिख लीजिए, सिचुएशन, ठीक है? यहां पे पढ़ना। और क्या बोला था? आदेश, गुड, लिख लीजिए, आदेश नीचे से चलते हैं। अब आप जरा सोच के देखिए कि अगर आपको टीम का नेतृत्व और मार्गदर्शन करना है और अकॉर्डिंग टू अधीनस्थ आप कर रहे हो, तो आपको वो नेतृत्व स्वीकार कर लेगा कि नहीं? क्या बबलू, क्या बात है? अरे रात को थोड़ा देर में सो, कोई बात नहीं, सो सो सो, कहीं चलना? अरे पहले सो लो यार, चलेंगे बाद में, सो पहले आराम से। तुम, आपको मैं बता रहा हूं कि अगर वो दूसरी बार भी जिद करेगा
अरे आप बताओ ना क्या क्या करना है, चलना तो था, तो चल रहे हैं ना, बस 10 मिनट का टाइम दीजिए। अब वो अधकचरे नींद में भी थकेगा नहीं। क्या यार तुम जब देखो सोते रहते हो, जब देखो सोते रहते हो। अरे रात को 1 बजे आया तो सोऊंगा ही ना। अरे तुम 1 बजे आओ, 2 बजे आओ, उठो, उठो चलो अभी, और चलो मेरे साथ। आपका नेतृत्व तो स्वीकार करेगा, आपका मार्गदर्शन में काम करेगा, और चिढ़ता रहेगा रास्ते भर। और चले आप सुपरविजन करने। हाँ हाँ हाँ। आगे लिखिए प्रेरणा, प्रेरणा लिखिए, प्रेरणा। इसको आप लिखिएगा मोटिवेशन लिख लीजिए। वैसे अभिप्रेरणा होता है, आप चाहें तो अभिप्रेरणा कर लीजिए, मोटिवेशन। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा गौर करना है। इसमें वो विचारक आएंगे जो आपको आपकी जरूरतों की कदर करेंगे। तो मोटिवेट करने के लिए आपको आप जो कार्य बनाएंगे, जो पर्यवेक्षक होगा, उसमें एक मोटिवेशन की भावना भी होनी चाहिए, प्रेरणा की। प्रिंसिपल आपका मोटिवेट करता हो आपको, और आप क्लास में जाने के लिए मोटिवेट होते हो, नहीं उसके कहने के बाद सुरती रगड़ते हुए इधर का उधर हो गए, क्योंकि उससे प्रॉब्लम है आपको। प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उनकी योजना सही है, क्योंकि वो सुरक्षित और परिस्थिति को आपके सब समझ रहे हैं, तो आप उनका साथ देंगे। तो इसमें लिख लीजिएगा मैस्लो, अब्राहम मैस्लो, डगलस मैकग्रेगर, फ्रेडरिक हर्जबर्ग, फ्रेडरिक हर्जबर्ग। प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सर, थर्ड पॉइंट की हेडिंग क्या है? थर्ड पॉइंट की हेडिंग है टीम का नेतृत्व में मार्गदर्शन करना। ठीक है, ठीक है। क्या लिखा आपने? अब्राहम मैस्लो, डगलस मैकग्रेगर और फ्रेडरिक हर्जबर्ग। लिखिए एल्डरफर, एल्डरफर। ठीक है। क्रिस आर्गरिस, क्रिस आर्गरिस। ठीक है, ये दिमाग में रखिए थोड़ा सा इसे। ये सब बहुत बुनियादी प्रेरणा के सिद्धांत देने वाले। अगर कोई भी पर्यवेक्षक बिना प्रेरणा के सिद्धांतों से आगे बढ़ रहा है तो सफल पर्यवेक्षक नहीं होगा। असफल होगा कि नहीं तो छोड़ दीजिए, सफल नहीं होगा। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि किसी भी पदाधिकारी को आप सीधे ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, अपनी जिंदगी में भी ध्यान रखना कि किसी व्यक्ति से आपको आपत्ति है, बट सीधे ब्लेम मत करो, क्योंकि सीधे ब्लेम ह्यूमिलिएट करने जैसा होता है। आप उसको तार्किक और एक नियमित, जो अनियमितता ना पैदा करे, नियमितता के अंतर्गत उसको, उसकी गलती को करेक्टिव एस्पेक्ट की ओर ले जाओ, सुधारात्मक जिसको बोलते हैं। जैसे कोई सो गया, आपकी चीज का मिसयूज कर दिया, आपका कोई सामान तोड़ भी दिया, मान लिया XYZ, तो आप सीधे अटैक करेंगे तो आपसे कटेगा। आप डोमिनेट करने के, क्योंकि गलती कर चुका है तो आप डोमिनेट करेंगे। मेरी पार्कर फॉलेट ने कहा है कि जो व्यक्ति डोमिनेट करता है वह कभी उस व्यक्ति का पसंदीदा व्यक्ति नहीं बनेगा, और जब कभी मौका मिलेगा तो उसके बदले की भावना वो याद रखेगा। वो एक प्रकार से सामान तो टूटा, एक नया दुश्मन भी पैदा कर लिया हमने। तो उसका तरीका यह है कि कोई बात नहीं, ये उठा लो, इसको देखो यार, उठाओ कांच चोच, कोई बात नहीं, टूट गया, चलो ध्यान रखा करो इन चीजों का। आपका तो 50-100 रुपए का नुकसान हो ही चुका है, उसको ह्यूमिलिएट करके एक दुश्मन भी क्यों पैदा करने पे तुले हुए हैं आप? ये अच्छा पर्यवेक्षक नहीं है आप, नॉट गुड सुपरवाइजर। आगे लिखिए लिंकिंग पिन, लिंकिंग पिन। देखिए ऐसा समझिएगा, पर्यवेक्षक जो होता है ना, जो सुपरवाइजर होता है, वो प्रबंधक और श्रमिक के बीच में एक पुल का काम करता है। एक प्रबंधक, जैसे स्कूल के फॉर्म में बात करें तो एक प्रधानाचार्य है ना, प्रधानाचार्य क्या, प्रबंधक हो गया। और जो एक श्रमिक है, जो काम करने वाले लोग कौन है, आप उसको लेकर दिमाग मत लगाइएगा, जो बाकी के लोग हैं वो अपना श्रम देते हैं।
इसके बीच में एक पर्यवेक्षक जो होता है वो पुल का काम करता है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। अब आप मान लिया कोई सीनियर लेक्चरर को आपने कह दिया कि जो इवेंट हो रहा है उसका जाके आप सुपरविजन करके आइए, कोई कमी तो नहीं है, तो यहां सुपरविजन करेगा और यहां सूचना देगा। तो ये क्या काम किया, ये वाला सेतु का काम किया, पुल का काम किया। लिंकिंग पिन, लिंक किया, जैसे दो पन्ने को हम क्या करते हैं, पिन से जोड़ देते हैं, दो पन्ने को हम लिंक कर देते। ये किसकी थ्योरी है, लिख लीजिए, रेंसिस लिकर्ट। रेंसिस लिकर्ट, रेंसिस लिकर्ट की है। ठीक है, अगला लाइन लिखिएगा, अगला हेडिंग, एड्रेसिंग एंड रिजॉल्विंग एम्प्लॉय कंसर्न, कर्मचारियों की चिंताओं को संबोधित करना और उनका समाधान करना। कर्मचारियों की चिंताओं को संबोधित करना और उनका समाधान करना, ये एड्रेसिंग एंड रिजॉल्विंग एम्प्लॉयज कंसर्न। ठीक है, देखिए, कार्य की स्थिति, वहां के होने वाले नुकसान, कोई चोट लग गई, कोई दिक्कत आ गई, किसी भी प्रकार की चीज हुई, तो उसका मुआवजा और उसमें संभावित पक्ष को कर्मचारी के साथ ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा नुकसान किया गया, क्योंकि कर्मचारियों की चिंताओं को संबोधित कर रहा हूं। उसकी चिंता क्या, जैसे एक लेक्चरर की क्या चिंता है, जो चिंता है उसको, उसके कंसर्न को समझना, उसकी चिंता को समझना। और अगर आप चिंता को समझे बगैर क्लास में डाले जा रहे हैं तो आप इतना समझ लीजिए आउटकम आपका पर्याप्त नहीं होगा, मिलेगा नहीं, सशरीर रहेगा, मन से नहीं रहेगा, चिंताओं में रहेगा वो। और यह थ्योरी भी एल्टन मेयो की थ्योरी से मेल खाती है, लेकिन साथ साथ यह भी बताती है कि गोल फोकस, जो गोल को फोकस करते हैं, जैसे पीटर डकर वगैरह कहते हैं ना कि हम कोई भी फेथफुल तरीके से जब किसी काम में होते हैं तो जो अड़चने आती, कुछ समाधान हम स्वयं कर लेते हैं, कुछ समाधान तो हम स्वयं कर लेते हैं। भाई चाक नहीं है तो बोल के ही पढ़ा लेते हैं, लेकिन चाक के लिए उपद्रव नहीं करते, न ये कहते हैं कि भाई हम आज पढ़ाएंगे ही नहीं, वैसे एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चिंताएं भी लेकिन ध्यान में रखी जानी चाहिए आउटपुट लेने के लिए। क्लियर है, और उनका समाधान। और भी जो थोड़ी घटना घटती होगी, जैसे किसी की बीमारी है, परेशानी है, किसी कोई और दिक्कत है, तो उन चिंताओं में आपको सिर्फ प्रधानाचार्य इस बात का नहीं कि स्कूल, प्रधानाचार्य तो बाहर रहते हैं, तब भी तो हम कहते हैं आइए प्रिंसिपल सर, आइए आइए नमस्ते। ताही सब्जी की दुकान पे बोलते हैं और क्या हाल है तुम्हारे, ऐसे कभी बोला आपने अपने प्रिंसिपल को? बोले तुम और हम टीचर प्रिंसिपल स्कूल में, यहाँ दोनों ग्राहक हैं। कभी सोचा आपने ऐसा? नहीं। हमारे गांव में एक सज्जन 20 साल से सभापति थे, ग्राम प्रधान, उनका नाम ही सभापति पड़ गया, जबकि उनका नाम बद्री प्रसाद था। उनको लोग सभापति ही कहते थे, सारी उम्र तक उनको सभापति ही कहे, नाम ही उनका सभापति हो गया। तो कुछ लोग इस तरह से टाइटल्ड हो जाते हैं। आप कंसर्न कीजिए, आप कई लोग होते हैं बिना पद के ही लोगों के कंसर्न करते हैं। ये सीएफएल फ्यूज हो गया, कोई पोल पे लगवा रहा है, कोई हम यहाँ सोसाइटी में देखते हैं, एक है बिष्ट जी, वो यही सब करते रहते हैं। तो हम लोग न उनको कोई सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेंशन दे रही है, न कोई उनको लीडर बना है, लेकिन हम जैसे अरे नमस्कार, कहाँ कैसे क्या हाल चाल है, कैसा कोचिंग वगैरह चल रहा है, वो हमारी, तो हम उनको देखते हैं यार ये सब ये करते हैं, तो सम्मान का भाव खुद ही प्रकट हो जाता है। ठीक है।